इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज वाली क्लास में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, ये सब पॉइंट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं, तो हम इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि मेरे हाथ में जो टॉर्च है और टॉर्च को मैं लाइटनिंग कर रहा हूं, और अगर ये लाइट सीधा रूट पे पहुंच रही है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा पहुंचेगी। और यही अगर मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे आ गया और अब ये फैन चल रहा है, इस फैन के ब्लेड के क्लाउड में से अगर लाइट पास होगी तो जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रूफ पे कम पहुंचेगी। वो इसीलिए कम पहुंचेगी क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी है, जब वो लाइट जब ऊपर जा रही है तो बीच में फैन का क्लाउड आ रहा है। फैन का क्लाउड क्या करेगा? फैन का क्लाउड लाइट की इंटेंसिटी को आगे जाने से रोकेगा, तो वो उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना कि यहाँ से डायरेक्ट पहुंच पाएगा। तो जब लाइट डायरेक्ट पहुंचेगी तो ज्यादा इंटेंसिटी पहुंचेगी, और अगर मैं नीचे फैन के नीचे खड़ा होकर लाइट पास करूंगा तो लाइट की इंटेंसिटी रूप पे कम पहुंचेगी, क्योंकि फैन का जो ब्लेड का बना हुआ जो क्लाउड है, जब फैन चल रहा है तो वो लाइट की इंटेंसिटी को आगे जाने से रोकेगा। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है। हम बोलेंगे यहाँ फैन का जो क्लाउड है, फैन के ब्लेड का जो क्लाउड्स है, वो क्लाउड है, वो लाइट के लिए शील्डिंग इफेक्ट है। तो उसी तरह से किसी भी एटम में न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, वो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स से रुकता है, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब तक, अब ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितने ज्यादा डेंसर होंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे वो s ऑर्बिटल हो, चाहे वो p ऑर्बिटल हो, चाहे वो d ऑर्बिटल हो, चाहे f ऑर्बिटल हो। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं। बच्चे f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं और बोलते हैं कि हम सही हैं, लेकिन वो गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि p सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर p सब ऑर्बिट में वापस 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो ईच p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन। d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, f सब ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, f ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी ये f ऑर्बिटल है तो हर f ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और पूरे f सब ऑर्बिट में 14 आएंगे। ये d ऑर्बिटल्स है तो इन d ऑर्बिटल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोई भी d ऑर्बिटल है, चाहे ये d ऑर्बिटल है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस d ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, पर इस पूरे d सब ऑर्बिट में जब ये पूरा होता है तो हम d सब ऑर्बिट बोलते हैं। तो नंबर 1 ऑर्बिटल की बात करूं तो अब ऑर्बिटल 2 तरह के हो गए, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। जैसे ये दोनों में मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर रखा है तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। वैकेंट ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और ये फुल फील्ड ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अब जो ध्यान दो, अब ये शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से है? शील्डिंग इफेक्ट है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से। तो शील्डिंग इफेक्ट है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की वजह से। अब ऑर्बिटल भी वापस 4 तरह के हो गए, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, ये d ऑर्बिटल हो गया और ये f ऑर्बिटल हो गया। तो s ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है। तो s ऑर्बिटल का साइज छोटा है, p ऑर्बिटल का साइज और बड़ा है, d ऑर्बिटल का साइज और बड़ा है, f ऑर्बिटल का साइज और बड़ा है। तो अब मैं अगर बात करूं कि जैसे ये एक फुल फील्ड d ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये एक फुल फील्ड d ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड है, तो ये s ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट, ये p ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट, ये d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट, ये f ऑर्बिटल का, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होते हैं। तो s ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, तो s ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डेंसर होता है, इस वजह से s ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर अब p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन साइज बड़ा है, तो इसका p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। यानी एक फुली फील्ड s ऑर्बिटल, एक फुली फील्ड p ऑर्बिटल, एक फुली फील्ड d ऑर्बिटल और एक फुली फील्ड f ऑर्बिटल, ठीक है, ये वाला एक फुली फील्ड f ऑर्बिटल, एक फुली फील्ड f ऑर्बिटल, एक फुली फील्ड d ऑर्बिटल, एक फुली फील्ड p ऑर्बिटल, एक फुली फील्ड s ऑर्बिटल। तो साइज सबसे ज्यादा छोटा किसका है? s ऑर्बिटल का साइज सबसे ज्यादा छोटा है, और s ऑर्बिटल का साइज छोटा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड छोटे साइज में होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी,
तो वो शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा देगा, क्योंकि वो डेंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन गया तो उसमें से न्यूक्लियस का इफेक्ट पेनिट्रेट होकर निकलने में उसको दिक्कत आएगी। एस ऑर्बिटल से बड़ा पी ऑर्बिटल, उससे बड़ा डी ऑर्बिटल और उससे बड़ा एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल का साइज बड़ा होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डेंसिटी सबसे कम हो जाती है, तो हम बोलते हैं एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है। एफ ऑर्बिटल्स का शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान दो, आपको लेंथेनाइट, हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहला आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एफ ऑर्बिटल्स के साइज बड़े हैं, इस वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे वो लेस डेंसर होंगे, तो उनका शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा। यानी इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को इतना अच्छे से रोक नहीं पाएंगे। अब दूसरा इस न्यूक्लियस का है, अब जैसे यहां पर मैंने अभी बोर्ड पर सीरियम का एटम बना रखा है। सीरियम का एटम है, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 4f2 5d0 6s2, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। f2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जिनॉन 4f2 5d0 6s2 प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है मैंने। तो हम जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं। अभी हमारे पास बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? सीरियम 58। अब इस सीरियम 58 के न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो प्लस 58 है, यानी इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है सीरियम के न्यूक्लियस का वो है प्लस 58। अब ये न्यूक्लियर चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आगे जा रहा है। डिस्टेंस के साथ न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इस न्यूक्लियस का जो इफेक्ट यहां पहुंचता है, इस न्यूक्लियस का इफेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट पे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। जब हम साइज की डिस्कस करते हैं तो साइज क्या होता है? न्यूक्लियस और वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस, यानी यहां और यहां के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे साइज, एटम का रेडियस उतना ज्यादा है, साइज उतना बड़ा है। अब जो सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, जेड इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होता है? जो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इस न्यूक्लियस का वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो अगर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा पहुंच पा रहा है तो हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम पहुंच पा रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर पहुंचने वाला जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपांड हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड हो जाएंगे, इससे इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के केटायन फॉर्म करेंगे, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम जब सीरियम 2 हम जब लैंथेनॉइड सीरीज में सीरियम टू लुटेशियम आगे बढ़ते हैं, सीरियम 58 टू लुटेशियम 71 आगे बढ़ते हैं, तो लगातार इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते जाते हैं? 4f ऑर्बिटल्स में। यानी वैलेंसी शेल है ये पेलेंटिमेट शेल है, ये एंटी पेलेंटिमेट शेल है। एंटी पेलेंटिमेट शेल के f ऑर्बिटल्स में n-2 f ऑर्बिटल में यहाँ 4f में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब जब यहाँ 4f में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 4f में इलेक्ट्रॉन आया तो 58। अगर अब मैं 59 pr की बात करूं तो यह 59 हो जाएगा। यहाँ तो 59 हुआ बेटा, लेकिन जैसे ही यहाँ 59 हुआ तो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब 59 के बाद क्या हुआ? आगे एक और, ये 60 हुआ तो ये एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। यानी जब मैं लेफ्ट राइट चलूंगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 58 से 59 किया, 58 से 59 किया, 60 किया, यानी सीरियम से लुटेशियम की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। यानी ये लेंथेनॉइड सीरीज है, सीरियम टू लुटेशियम। मैंने एलिमेंट नहीं लिखे, स्पेस नहीं है इसीलिए। तो सीरियम टू लुटेशियम तक मैं जब आगे बढ़ूंगा तो सीरियम 58, फिर 59, फिर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70 और 71 ल्यूटेशन। तो ये एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वही हो जाएगा 58 प्रोटॉन से बढ़ते हुए 71 प्रोटॉन हो जाएंगे। लेकिन साथ में यहाँ f ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं।
अब ये f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो इन ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट भी होगा, लेकिन इन ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है, ये ध्यान रखना। अभी बता दिया कि f ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इनका शील्डिंग इफेक्ट तो क्रिएट हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट तो बन रहा है, लेकिन वो पुअर है। और इधर से वैलेंसी शेल 6 फिक्स है, वैलेंसी शेल तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ प्रोटॉन बढ़ता है, जैसे ही यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। यानी मैं ये बोलूँ कि जैसे ही यहाँ प्रोटॉन बढ़ा, जैसे ही यहाँ प्रोटॉन, देखो दो चीजें एक साथ हो रही है, प्रोटॉन इंक्रीज हुआ या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, या न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ा या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ। यानी जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, जैसे 58 से 59 हुआ तो एक प्रोटॉन यहाँ बढ़ के 59 हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फिर 59 से 60 हुआ तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ा यहाँ पर और यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इसका जेड इफेक्ट यहाँ पर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इनर ऑर्बिटल के जो ये f ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो f ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं, तो ये जो इनर ऑर्बिटल्स हैं, कौन से f ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन इनर f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, n-2 f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4f में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो 4f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा यहाँ पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम सीरियम टू लुटेशियम गए, सीरियम टू लुटेशियम जाते जाएंगे तो साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, धीरे 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 साइज डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये धीरे 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 भी साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। रीजन, क्योंकि सीरियम के बाद 58 के बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 साइज तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 14 एलिमेंट हो गए। तो हम जब सीरियम से लुटेशियम तक पहुंचेंगे तो सीरियम और लुटेशियम के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, ठीक है, अगर नीचे, ठीक है, तो शुरू में तो अपन को लगता नहीं है कि वाटर लेवल कम हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद लगने लग जाता है कि वाटर लेवल कम हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही है कि सीरियम टू लुटेशियम चल रहे हैं, तो सीरियम से नेक्स्ट एलिमेंट तो लुटेशियम है ही नहीं। सीरियम के बाद 58 के बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72। तो देखो कहाँ ये सीरियम है और धीरे धीरे साइज डिक्रीज होते हुए लुटेशियम हो गया। तो इन दोनों एलिमेंट, ये सीरियम है और ये लुटेशियम है, तो सीरियम और लुटेशियम के बीच में 14 एलिमेंट्स है, सीरियम और लुटेशियम के बीच में 12 एलिमेंट्स और हैं, 12 एलिमेंट्स और हैं, वो भी तो धीरे धीरे साइज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए सीरियम और लुटेशियम के बीच में तो साइज डिफरेंस ज्यादा दिखेगा। लेकिन दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है ना, जैसे 59, 60 के बीच में साइज डिफरेंस कम होगा, 60 और 61 के बीच में साइज डिफरेंस कम होगा, लेकिन धीरे धीरे साइज घट रहा है। तो यहां तक आते आते साइज काफी घट गया। तो ये साइज क्यों घट रहा है? इसीलिए घट रहा है कि f ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है। तो यहां जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ सीरियम से लुटेशियम की तरफ जा रहे हैं, तो यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के इफेक्ट को इतना ज्यादा शील्ड नहीं कर पा रहे, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ये ज्यादा पहुंच रहा है, तो साइज रिड्यूस होती जा रही है। तो इस कांस्टेंट ग्रेजुअली पर कांस्टेंट धीरे धीरे साइज डिक्रीज होना, सीरियम टू लुटेशियम, इसी को ही हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं वो देखते हैं अपन। तो अब हमको ये मालूम है कि ये तो है हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज स्कैंडियम। तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आगे जा रही है ये लाइन। फिर है 4D सीरीज, थर्ड इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डियम, टेक्नीशियम। और ये है 5D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, लेंथेनम, हाइफनियम, टेक्नीशियम। तो आप देख लो, ये स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेरिडियम 23, 1 प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ। या इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम 39, 40, 41, यानी यहां से यहां एक ही प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, यहां से यहां एक ही प्रोटॉन इंक्रीज हुआ। लेकिन लेंथेनम 57, लेंथेनम कितना होता है? ये लिखा हुआ है 57, लेंथेनम 57। और हैफनियम, लेंथेनम का तो कितना होता है? लेंथेनम का तो हो गया 57 और हैफनियम का हो गया 72।
तो क्या हुआ, लेंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट का गैप आ गया। ये किसकी वजह से आया, इस लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से। अब देखो, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, स्कैंडियम से इट्रियम, इट्रियम से लेंथेनम, तो साइज इंक्रीज होगा। तो यहां पर तो देखो साइज इंक्रीज ही हो रहा है। स्कैंडियम से इट्रियम पर आ रहे हैं तो 18 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और इट्रियम से लेंथेनम पर आ रहे हैं तो 18 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और स्कैंडियम से इट्रियम पर आए तो यहाँ वैलेंसी शेल 3 है, यहाँ वैलेंसी शेल 4 है, यहाँ वैलेंसी शेल 5 है। ठीक है, तो वैलेंसी शेल ये फोर्थ पीरियड का है, ये 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में होती है, 4D सीरीज फिफ्थ पीरियड में होती है, 5D सीरीज 6th पीरियड में होती है। ये 6th पीरियड चल रहा है बेटा, ये 5th पीरियड चल रहा है, ये 4th पीरियड चल रहा है। तो देखो इस यहां से यहां 18 प्रोटॉन बढ़े, यहां से यहां 18 प्रोटॉन बढ़े, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, इट्रियम का 39 है, 57 है, यानी और जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एक एक ऑर्बिट बढ़ती जाती है, ऑर्बिट बढ़ती जाती है तो साइज बढ़ती जाती है। तो किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ती है। तो स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में तो जो रेगुलर ट्रेड है, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में जो रेगुलर ट्रेड होता है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज तो इंक्रीज, स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, और जर्कोनियम और हैफनियम ऑलमोस्ट सेम साइज के हो गए। जैसे देखो, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम तो जर्कोनियम से बड़ा हैफनियम होना चाहिए, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम तो जर्कोनियम से बड़ा हैफनियम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में रीजन अभी मैं यहां समझा चुका हूं। होता क्या है कि स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम हुआ, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम हुआ, और देखो यहां से यहां 18 प्रोटॉन बढ़े, एक ऑर्बिट बढ़ी। इट्रियम से लेंथेनम तक 18 प्रोटॉन बढ़े और एक ऑर्बिट बढ़ी। टाइटेनियम से जर्कोनियम पर आए, एक ऑर्बिट बढ़ी और 18 प्रोटॉन्स बढ़े न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर चार्ज 18 बढ़ा। जर्कोनियम से हैफनियम पर आए तो एक ही ऑर्बिट बढ़ी, और लेकिन प्रोटॉन 32 बढ़ गए, ज्यादा बढ़ गए, यानी न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहां से यहां आ रहे हैं तो एक ऑर्बिट बढ़ रही है, यहां से यहां आ रहे हैं तो एक ऑर्बिट बढ़ रही है। इट्रियम में जितनी ऑर्बिट है उसकी +1 इसमें ऑर्बिट है, जर्कोनियम में जितनी ऑर्बिट है उससे एक ज्यादा ऑर्बिट ये है, यानी यहां से यहां एक ऑर्बिट बढ़ी, यहां से यहां एक ऑर्बिट बढ़ी, यहां से यहां आए तो एक ऑर्बिट बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज +18 बढ़ा, और यहां से यहां आए तो एक ऑर्बिट बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज 32 बढ़ा, यानी इसके कंपैरिजन में यहां 14 यूनिट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और ये 14 यूनिट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज इन f ऑर्बिटल्स में आया था, और f ऑर्बिटल्स का शिफ्टिंग इफेक्ट कम होता है। तो जब हम यहां से यहां आते हैं तो जेड इफेक्ट अचानक बढ़ता है, और जेड इफेक्ट बढ़ने की वजह से इसका साइज श्रिंक नहीं हो पाता है, छोटा नहीं हो पाता है, वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ने की वजह से, और शिल्डिंग इफेक्ट इतना नहीं बढ़ता है, तो हैफनियम का साइज भी कंप्रेस होकर ऑलमोस्ट जर्कोनियम के बराबर आ जाता है। ठीक है, वापस सुन लो, जर्कोनियम से हैफनियम पर आ रहे हैं, 1 ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है, पर प्रोटॉन 32 इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि यहाँ 18 ही हो रहे हैं। इट्रियम से लेंथेनम कंपैरिजन करो, इट्रियम से लेंथेनम पर आए, एक ऑर्बिट के साथ 18 प्रोटॉन बढ़े, जर्कोनियम से हैफनियम तक आए तो एक ऑर्बिट बढ़ने के साथ 32 प्रोटॉन बढ़े। तो जो प्रोटॉन बढ़े वो बहुत ज्यादा बढ़े, 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन बढ़े, और ये 14 की 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन किसमें बढ़े, ये 14 की 14 इन ऑर्बिटल्स में आए थे, और इनका शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है। तो यहां से यहां आए तो जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं वो तो f ऑर्बिटल्स में बढ़े हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन बढ़े हैं, तो f ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, इसीलिए न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा यहां पहुंच गया हैफनियम में। तो एक ऑर्बिट, जर्कोनियम में एक ऑर्बिट ज्यादा है, जर्कोनियम में एक ऑर्बिट ज्यादा है, तो भी साइज ऑलमोस्ट हैफनियम के बराबर, सॉरी हैफनियम में एक ऑर्बिट ज्यादा है, सुनना वापस, मेरे से गलती हो गई बेटा, हैफनियम में एक ऑर्बिट ज्यादा है, हैफनियम में एक ऑर्बिट ज्यादा है, और हैफनियम में एक ऑर्बिट ज्यादा होने के बावजूद भी इसका साइज जर्कोनियम के ऑलमोस्ट बराबर हो गया। रीजन यही है कि जर्कोनियम से हैफनियम पर आए तो एक ऑर्बिट बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज +32 बढ़ा है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, तो वो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा पहुंच गया वैलेंसी शेल पे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उसने खींच लिया तेजी से। और साथ में हमको ये भी लिखना है कि ये जो एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े थे, ये एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा ये वाले बढ़े थे, f ऑर्बिटल वाले, जिनका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। कौन सा शिल्डिंग इफेक्ट होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चार्ज, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा,
उसको शील्ड नहीं कर पाते क्योंकि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो ये न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा पहुंच गया, खींच के पास में आ गया, हैफनियम का साइज काफी छोटा हो गया और इतना छोटा हो गया कि वो जर्कोनियम के बराबर दिखने लग गया, जबकि होना क्या चाहिए था, टॉप टू बॉटम आता है तो साइज बढ़ता है। तो दूसरा रीजन ये देते हैं अपन, ऐसा क्यों हुआ, ये 14 क्यों बढ़े, तो इन लेंथेनॉइड्स की वजह से। हम बोलेंगे लेंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स किसके आ गए, हम बोलेंगे लेंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स सीरियम टू लुटेशियम लेंथेनॉइड्स के आ गए, जिनकी ग्रेजुअली साइज डिक्रीज हुई। अब लुटेशियम, सीरियम से लुटेशियम तक आते आते साइज डिक्रीज हो गई। अब अगर अपन सीक्वेंस की बात करें तो 72 हैफनियम है, तो लुटेशियम से अगला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, अब देखो ल्यूटेशियम के बाद ये अगला एलिमेंट हैफनियम आ रहा है, ये रहा हैफनियम। अब आप बोर्ड पे हैफनियम देख रहे हो, हैफनियम हो गया प्लस 72 और इसका हो गया 5d1 6s2, ये देख लो 5d2 सॉरी 5d2 6s2, तो हैफनियम का क्या हो गया 5d2 6s2। तो ये अब हैफनियम देख रहे हो 72, यानी ल्यूटेशियम से जस्ट अगला एलिमेंट हैफनियम है एटॉमिक नंबर वाइज, तो ल्यूटेशियम से छोटा होगा हैफनियम। तो हम क्या बोलेंगे, हम अल्टीमेटली ये बोलेंगे कि यहां से इन दोनों एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो इन दोनों का भी सेम हो जाएगा, इन दोनों का भी सेम, इन दोनों का भी सेम। तो वही लिखा है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां से यहां आ रहे हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लिखेंगे इन दोनों के बीच में 32 प्रोटॉन्स का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से है। इस वजह से यहां से यहां जेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, और जेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ने का लॉजिक देंगे, एफ ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो यहां से यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ा, यहां से यहां आए तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ा, लेकिन एफ ऑर्बिटल्स ने इस न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर नहीं पाया, तो जेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के ज्यादा पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके, वैलेंसी शेल अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गई, साइज छोटा हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इस लेंथेनॉइड सीरीज के लेंथेनम और हैफनियम के बीच में ये जो लेंथेनॉइड सीरीज आ रही है, इसकी वजह से जर्कोनियम और उसके आगे आने 4d सीरीज में, ठीक है 4d सीरीज में, और ये कर दो 5d सीरीज में, तो ये 5d सीरीज, तो क्या हो जाएगा 4d सीरीज में जर्कोनियम से आगे आने वाले एलिमेंट और 5d सीरीज में हैफनियम से आगे आने वाले एलिमेंट, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जैसा कि यहां देखो, ये स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, जर्कोनियम और हैफनियम के साइज ऑलमोस्ट है, वेलिडियम से बड़ा नायोबियम, नायोबियम और टेक्नीशियम की दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम, क्रोमियम से बड़ा मोलिब्डियम, और मोलिब्डियम और टंगस्टन की साइज ऑलमोस्ट सेम। तो इन दो जर्कोनियम से आगे आने वाले एलिमेंट 4d सीरीज में जर्कोनियम से आगे आने वाले एलिमेंट और 5d सीरीज में हैफनियम से आगे आने वाले एलिमेंट्स की साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ये किसकी वजह से हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसीलिए हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का पहला कॉन्सिक्वेंसेस इन 4d और 5d सीरीज की ये वाली इन एलिमेंट्स की साइज ऑलमोस्ट सेम होना। दूसरा, जेड इफेक्ट बहुत बढ़ गया, जेड इफेक्ट बढ़ गया तो जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है, जेड इफेक्ट के बढ़ने से क्या हो गया, जेड इफेक्ट के बढ़ने से, अब देखो जेड इफेक्ट के बढ़ने से क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, तो अब अपन ने क्या देखा, एक तो साइज की बात करूं जैसे मैं, तो साइज में क्या हो गया, स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम, ये लिखा हुआ ही है, लेकिन टाइटेनियम, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, और जर्कोनियम और हैफनियम के बीच में साइज डिफरेंस कम, इन दोनों को कंपेयर। अब मैं इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो स्कैंडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम इट्रियम की, उससे कम लेंथेनम की, क्योंकि किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आओगे, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, जेड इफेक्ट कम होता जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेड उल्टे नजर आने लग गए। जो वेलेडियम है, वेलेडियम में अब इसकी बात कर रहा हूं, वेलेडियम, नायोबियम, सॉरी अभी ये ले लो कोई बात, टाइटेनियम,
जर्कोनियम और हैफनियम। अब टाइटेनियम और इसमें तो टॉप टू बॉटम आ रहे, तो टाइटेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जर्कोनियम की कम होगी। जर्कोनियम की कम होगी तो हैफनियम की सबसे कम होनी चाहिए। ट्रेड तो ऐसे ही आएगा ना, जर्कोनियम की सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, इस वापस सुनना, टाइटेनियम की सबसे ज्यादा, उससे कम जर्कोनियम, और जर्कोनियम से कम हैफनियम की, यानी हैफनियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। हैफनियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? सबसे कम। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया? ये वाला ट्रेड ऑब्जर्व किया हमने। ट्रेड ऑब्जर्व कौन सा किया? ये किया, यानी हैफनियम का आयनाइजेशन एनर्जी जर्कोनियम से ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी और कम हुई, और लीस्ट आयनाइजेशन हो रही, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई। पर यहां पर क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई फिर बढ़ गई, वही है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। यहां पर क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी पहले घटी, डिक्रीज हुई, फिर बढ़ गई। यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? पहले डिक्रीज हुई, फिर वापस आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि इस और इस एलिमेंट के बीच में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जेड इफेक्ट बढ़ गया। तो क्या हो गया? इन दोनों सीरीज की साइज ऑलमोस्ट आपस में सेम, और इस सीरीज की हैफनियम से आगे वाले एलिमेंट्स की, हैफनियम और उसके आगे आने वाले सीरीज, हैफनियम और उसके आगे आने वाले एलिमेंट्स, इनका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। तो हम अगर सम अप करें तो लेंथेनाइट, इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जो साइज डिक्रीज हुआ, उसका इफेक्ट यहां पर क्या आया? इन सब की साइज घट के ऑलमोस्ट इनके बराबर हो गई। नंबर वन, इन सब के आयनाइजेशन एनर्जी होनी तो कम चाहिए, लेकिन बढ़ गई। किससे ज्यादा हो गई? इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी। किससे? इन सब से। ये वाला मैंने लिखा है फिर भी कि ये यहां पर तो देखो, इसके लिए मीडियम लेंथेनम, जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है वो लेंथेनम के नेक्स्ट वाले एलिमेंट यहां से आएगा ना, यहां पे थोड़ी आएगा। तो यहां तो ट्रेड रेगुलर ही है कि साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। यहां पर साइज बढ़ा फिर ऑलमोस्ट सेम हो गया, या आयनाइजेशन एनर्जी घटी फिर बढ़ गई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहां से यहां आने पर बहुत बढ़ गया। दूसरी बात, आप देखो यहां से यहां आ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज, अब डेंसिटी देखो, ये बहुत ज्यादा हेवी एलिमेंट हो गए, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो गई? मास बाय वॉल्यूम। तो जर्कोनियम से हैफनियम पर आया, ये देखो जर्कोनियम से हैफनियम पर आया, ये जर्कोनियम से हैफनियम पर आया, ये जर्कोनियम से हैफनियम पर आया। तो साइज तो नहीं बढ़ा, यानी वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काफी बढ़ गए। यानी मैं यहां से यहां आ रहा हूं, यहां से यहां आया, साइज नहीं बढ़ा, लेकिन मास नंबर बहुत बढ़ गया। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत सारे बढ़ गए। यहां से यहां आया, साइज नहीं बढ़ा, लेकिन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काफी बढ़ गए। यहां से यहां आया, मास नंबर तो बहुत बढ़ गया, लेकिन साइज नहीं बढ़ा। यानी मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, दोनों फैक्टर डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये ज्यादा हैवी हो गए। क्यों ज्यादा हैवी हो गए? इन एलिमेंट्स में एक तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स आने की वजह से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी आएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो काफी बढ़ गए इनके न्यूक्लियस में, लेकिन साइज नहीं बढ़ा, यानी मास तो बहुत बढ़ गया और साइज नहीं बढ़ा। इसीलिए हैफनियम और उसके आगे आने वाले सारे एलिमेंट्स की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ऑस्मियम की डेंसिटी, इरिडियम की डेंसिटी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। ठीक है, तो क्या हो गया? तीन कॉन्सिक्वेंसेस मेनली हमारे सामने आ गए। एक तो इनका साइज छोटा, इतना रिड्यूस हो गया कि इसके बराबर हो गए, इनके आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई इन सब से, और इनमें साइज नहीं बढ़ा और मास बहुत बढ़ा, तो इनकी डेंसिटी भी एक्सेप्शनली हाई हो गई। तो ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसपे अधिकतर कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड का तो बेटा ये फेमस क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने जो एक्सप्लेन किया है बेटा, उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखा है मैंने कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं इसको रीड नहीं करूंगा, बिल्कुल जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा का वैसा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये आप पोस्ट करके इसको रीड कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट्स बनाने के काम आएगा। तो ये 8.7 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये
ठीक है ना, इसमें साफ लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है ना, 4f ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, वो अब एक्सप्लेन हो गया तो वापस रिपीट करने से मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब आता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिस तरह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस तरह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। अगर मैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो ध्यान दो, ये स्केनियम, पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, चलो, स्केनियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। स्केनियम, इट्रियम, लेंथेनम एंड एक्टिनम। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, रदरफोर्ड। तो जिस तरह का गैप हमको यहां मिला था, जिस तरह का गैप 14 एलिमेंट्स का हमको यहां मिला था, जो मैं भी डिस्कस कर चुका हूं, उसी तरह का गैप ये 89 एटॉमिक नंबर है और ये 104 है, ठीक है। तो उसी तरह का गैप हमको यहां पर भी मिलेगा। और बाकी ये तो एलिमेंट्स आगे चल ही रहे हैं, जो अभी अपन देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई हमारी 3D सीरीज, ये हो गई हमारी 4D सीरीज, ये हो गई 5D सीरीज, ये हो गई 6D सीरीज। तो यहां पर भी क्या होगा, 14 एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, तो 14, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ये भी थोरियम से स्टार्ट होंगे, थोरियम 90 से स्टार्ट होते हैं और लॉरेंशियम एलआर लॉरेंशियम 103 पे कंप्लीट होता है। यहां पर भी लेफ्ट राइट उसी तरह से साइज डिक्रीज होगा, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। यहां सेम डिस्कशन यहां है, यहां पर सीरियम टू लुटेशियम डिस्कस किया था, तो यहां पर थोरियम टू लॉरेंशियम आ जाएगा, यहां पर भी साइज डिक्रीज होगा। तो ये जो थोरियम से लॉरेंशियम तक ग्रेजुअली जो साइज डिक्रीज होता जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड सीरीज, और सॉरी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। थोरियम से लॉरेंशियम तक जो साइज डिक्रीज हो रहा है, उस डिक्रीज इन साइज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स में हो रहा है। और यहाँ पर जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, तो जब एक्टिनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो 5f ऑर्बिटल्स में होते हैं। वो किस में होते हैं, 5f ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ही बिल्कुल सेम डिस्कशन है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वही डिस्कस करना है, बाकी तो सारी सिमिलरिटीज है, ठीक है। कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, उसमें 4f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 5f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 5f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब ये तो फिक्स है कि जो साइज है, साइज किसका बड़ा है, 4f का साइज और 5f का साइज, किसका साइज बड़ा होगा, 5f का साइज बड़ा होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट किसका कम हो गया, तो इसका और ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पहले तो f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट SPDF में पूछे तो f का सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन अब 4f और 5f में शील्डिंग इफेक्ट पूछे, 4f और 5f में शील्डिंग इफेक्ट पूछे, तो इस केस में 4f से भी कम शील्डिंग इफेक्ट 5f ऑर्बिटल का होगा, क्योंकि 5f ऑर्बिटल का साइज और ज्यादा बड़ा होगा। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट इसका कम हो गया, तो जेड इफेक्ट किस केस में ज्यादा पहुंचेगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पर किस केस में पहुंचेगा, लेंथेनाइड में कि एक्टिनाइड में, एक्टिनाइड में। क्यों, क्योंकि इस जब एक्टिनाइड में हम एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एक्टिनाइड में जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं, एक्टिनाइड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं, यानी एटॉमिक नंबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ओके, और इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल्स में बढ़ रहे हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा पुअर होने की वजह से जेड इफेक्ट, न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंसी शेल पे ज्यादा पहुंच जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होता है। यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, एक्टिनॉइड्स का। रीजन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 5f में आ रहे हैं, इसका शील्डिंग इफेक्ट और कम होता है 4f से, ठीक है। इस वजह से
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा इफेक्टिव होता है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, और इसकी लैंग्वेज मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है, देखो आप कि एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाई। तो वही है, ये लिखा हुआ है 5f ऑर्बिटल है पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन 4f ऑर्बिटल। इस वजह से मैंने डिस्कस किया, इसको पोस्ट करके आपको रीड करना है, मैं पढ़ चुका है इसको। अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो लेंथेनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सबकी बेटा, इन सब की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है, इन सब की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपकी कोई पूछे तो वो होती है +3, सबकी +3 होती है। हाँ, अब मैं इसे चेंज करूंगा, तो अब इसमें क्या है, नंबर 1 इसमें +3 होती है, लेकिन ये 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, इसके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। लेकिन अगर हम इसमें पहले एक्सेप्शन चेक कर लें तो आप ये देखो, यूरोपियम पे नजर रखो, यूरोपियम पे 4f7 5d0, तो यूरोपियम का +2 की जगह +2 बनता है। यूरोपियम के में क्या हो जाता है, क्योंकि यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो आप, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ज़ीनॉन 4f7 5d0 6s2। ये रहा, मैंने स्टार लगा रखा है 63 नंबर 63। अब 63 U+2 बना देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, U+2 ज़ीनॉन 4f7 5d0 6s0, यानी 4f7 ये क्या बन गया, ये बन गया हाफ फील्ड। क्या बन गया, ये हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, और ज्यादा सिमेट्रिकल है तो ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, तो जहां हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी आएगी वहां एक्सेप्शन आएंगे। तो यूरोपियम +2। इसी तरह से आप देखो इटरबियम, ठीक है, तो इटरबियम का +2 नहीं शो होगा, इसका भी +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इस पर फिर स्टार लगा दिया। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो इटरबियम का, तो इटरबियम में क्या हो जाएगा, YB इसका सिंबल है, YB इटरबियम, तो ये 4f14, आप देख लो 4f14 5d0 6s2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +2 बनते ही इसका जो +2 बनेगा, इटरबियम का जो +2 बनेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा फुल्ली फील्ड मोर स्टेबल। तो यहां पर आप ध्यान दो, यूरोपियम के केस में +2 और यूरोपियम और इटरबियम के केस में +2 इसीलिए बन जाता है क्योंकि यूरोपियम +2 में 4f7 हाफ फील्ड मेंटेन कर लेता है, इसलिए +3 में नहीं जाता है, और इटरबियम में ये 6s2 के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4f14 फुल्ली फील्ड है, हाईली स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये +3 में नहीं जाता है। तो पहले तो हमने बोला जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बिल्कुल +3 है, और लेकिन फिर भी अपन ने क्या देखा, यूरोपियम और इटरबियम, और यहाँ एक सीरियम और एक्सेप्शन है। सीरियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो सीरियम का 58, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ज़ीनॉन, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ज़ीनॉन 4f2 5d0 6s2, ये लिखा हुआ है 58 वाला। तो अब जब ये सीरियम +3 बनता है तो सीरियम +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाता है वो आ जाता है 4f1 5d0 6s0। लेकिन अगर सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाए तो ये ज़ीनॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाता है। तो सीरियम +4, तो सीरियम +3 तो शो करता है, पर +3 से ज्यादा स्टेबल इसका +4 है, +3, यानी सीरियम का +4 भी शो होता है। +3 भी होता है लेकिन +3 से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, +4। तो सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि सीरियम जैसे +4 इलेक्ट्रॉन, सीरियम में ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो सीरियम के दोनों ये इलेक्ट्रॉन निकलने पर सीरियम ज़ीनॉन लाइक
नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीरियम +4 हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, जो जिनोन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन बताता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैंथेनॉइड्स एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नो, विद फ्यू एक्सेप्शन, सीरियम, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। क्या सारे +3 स्टेबल हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, सीरियम का +4 ज्यादा स्टेबल इसलिए हो जाता है कि जिनोन वाला, यूरोपियम में +2 इसलिए बन जाता है कि 4f5 बन जाता है, 4f7 हाफ फील्ड बन जाता है, इटरबियम 4f14 फुल फील्ड बन जाता है। ये मैं अभी डिस्कस कर चुका। तो इसमें बस कुछ क्वेश्चन है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये पढ़ा चुका ये, और लैंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कुछ +2 और +4 करते हैं, वो रीजन लिख दिया, सीरियम का +4, और ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है ना। तो F0, F7 और F14 को गेन करने के लिए, तो इसको पोस्ट करके रीड कर लेना, ये लिखा हुआ है सीरियम +4 जिनोन 4f0 हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरह से यूरोपियम +2 4f7, इटरबियम +2 4f14, तो ये अभी जो डिस्कस किया वही है, ठीक है। तो ये सारा लैंथेनम, गैडोनियम, ल्यूटेशियम एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस एलिमेंट शो +3, आप रीड कर लेना। ये जो पढ़ाया है मैंने वही है कि या तो जैसे सीरियम में तो क्या हो गया, एम्प्टी f ऑर्बिटल हो गया और जिंक जिनोन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आ गया, ठीक है ना। अब यूरोपियम +2 में हाफ फील्ड आ गया, इटरबियम +2 में 4f फुली फील्ड आ गया, कंप्लीटली फील्ड आ गया। तो ये सब जो चीजें अभी डिस्कस की है वही लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। और ये मैंने वापस एक बार रिपीट कर दिया, ये टेबल भी आपको रीड करना है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ये एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट्स के सिंबल और एलिमेंट्स के नेम दे रखे हैं, लैंथेनम, सीरियम, प्रोस्मेडियम, नायोबियम, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम एक सिंगल एलिमेंट है इस पूरी सीरीज के अंदर जो रेडियो एक्टिव है, मैंने पहले भी बताया ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गए एक्टेनॉइड सीरीज। तो ये एक्टेनॉइड सीरीज में ये एक्टेनियम और ये थोरियम से लेके लॉरेंशियन एक्टेनॉइड्स हो गए जो 90 से लेके 103, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इधर लिखे हैं। यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं, ये सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। अब मैंने एक तरफ तो कहा कि लैंथेनम में खाली लैंथेनम देखा जाए तो खाली एक रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव है। अब यहां पर तो ये सारे रेडियो एक्टिव है, एक्टेनियम से लेके लॉरेंशियम। तो जब हम लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में डिफरेंस करते हैं तो लिखते हैं एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड्स, जबकि एक्टेनॉइड्स में सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। फिर मैं इसमें एक बात और क्लियर करूं कि जो एक्टेनॉइड्स हैं इसमें ये 3 एलिमेंट, ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है बेटा, ये नेचुरल है, ये नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है, ये नेचुरल एलिमेंट है। और ये नेपच्यूरियम टू ये वाले सारे एलिमेंट, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है। these all are artificial elements है ये, और मैन मेड है। कौन से? ये 11 एलिमेंट्स, कितने हैं ये 11 एलिमेंट्स है बेटा, ये 11 एलिमेंट सारे के सारे नेपच्यूरियम टू लॉरेंशियम, ठीक है। ये नेपच्यूरियम टू लॉरेंशियम, ये सारे 11 एलिमेंट्स आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं, हाईली रेडियो एक्टिव है। इनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, कोई 10 सेकंड में, कोई 50 सेकंड में, कोई 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। ये केवल लैब में सिंथेसिस किए हुए हैं, नेचर में नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि लास्ट नेचुरल एलिमेंट एफ ब्लॉक का कौन सा है, तो वो यूरेनियम है। यूरेनियम के बाद जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं वो सब मैन मेड है, लैब में प्रिपेयर किए हुए हैं। तो हम इन 11 एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। नेपच्यूरियम टू लॉरेंशियम इज कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। All 11 trans-uranic elements are short-lived radioactive elements. अब इसमें एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि एक्टेनॉइड्स की केमिस्ट्री वेल नोन नहीं है।
तो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि हम जो एक्टेनॉइड्स हैं, एक्टेनॉइड्स की केमिस्ट्री वेल नोन नहीं है, यानी हम उसकी केमिस्ट्री को समझ नहीं पाए। उसका रीजन है कि इन 3 एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे तो ये रेडियो एक्टिव है, सॉरी रेडियो एक्टिव तो सारे ही हैं, रेडियो एक्टिव तो सारे ही हैं, लेकिन नेपच्यूरियम सेकंड लोरेंशियम इसके जो बेस्ट मेन जो 11 एलिमेंट्स हैं जो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, आउट ऑफ 14 में से 11, ठीक है, तो ये इनको समझे उससे पहले तो ये खत्म हो जाता है। तो हम इनकी केमिस्ट्री यानी इनकी बेसिक नेचर क्या है, इनकी एसिडिक नेचर क्या है, या इनके आयनाइजेशन एंथैल्पीज कितनी होगी, ये किसी दूसरे एटम के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम समझे उससे पहले ये खत्म हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि एक्टेनॉइड्स की केमिस्ट्री इसलिए पूरी तरह से नॉन नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हमको इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यूरेनियम लास्ट एफ ब्लॉक का नेचुरल एलिमेंट है, उसके बाद सारे आर्टिफिशियल हो गए। अब आप देखो दूसरा एक क्लियर कर दूं, एक्टेनॉइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और एक्टेनॉइड्स ऑक्सो आयन बनाते हैं। ऑक्सो आयन का मतलब जैसे MnO4- ऑक्सो आयन था, ठीक है, क्रोमेट आयन ऑक्सो आयन था, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 ऑक्सो आयन है, यानी मेटल ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज, मेटल ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं ऑक्सो आयन। तो यूरेनियम ऑक्सो आयन बनाता है, UO-, U+3 होता है बेटा, ठीक है, तो U+3 तो UO2-, UO-, तो U पर +3 है तो UO2- होता है और UO3- तो ये -3। तो ये जो है ना, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ऑक्सो आयन बनाते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड्स ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। लैंथेनॉइड्स से ज्यादा बड़े साइज के एक्टेनॉइड्स होते हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट राइट जो साइज डिक्रीज होता है वो धीरे धीरे होता है, और एक्टेनॉइड्स में लेफ्ट राइट चलते हैं तो साइज तेजी से डिक्रीज होता है। तो ये सब डिफरेंस में आ जाएंगे, इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करो, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इनका एफ ब्लॉक का वेटेज बहुत कम है। तो एफ ब्लॉक का वेटेज कॉम्पिटिटिव और बोर्ड में बहुत कम होने की वजह से हमको इसको ज्यादा डेप्थ में जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर किए हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड एलिमेंट्स इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिवन सम एग्जांपल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ these एलिमेंट्स। तो ये लिखा हुआ आप रीड कर लेना, मैंने जो डिस्कस कर रखा है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, एक्टेनॉइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर ये है which is the last element in the series of the actinoids। तो लोरेंशियम है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ दिस एलिमेंट, कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट, अभी डिस्कस हो गया, +3 होती है, ये लोरेंशियम है। लोरेंशियम होता है Lr है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन F14 5d1 7s2 है, जिसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी, क्योंकि +3 रहेगी, 2 ये निकल जाएंगे, 1 ये निकल जाएगा, बस +3 5F14 बन जाएगा। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 रहेगी लोरेंशियम की। ये लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड्स के बीच में कंपैरिजन है, आप इसको पोस्ट करके रीड कर लेना, एग्जाम में आता है इसलिए एक बार मैंने लिख दिया। ये ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं, दे फॉर्म ऑक्सो आयन, हाँ सॉरी मैंने माइनस दिया था, पॉजिटिव होता है, जैसे UO2+, वो करेक्शन कर देना, ये वाला सही है। दे फॉर्म ऑक्सो आयन सच एज UO2+, NPO+, PO+, ये फैक्ट है बेटा, इसको याद ही करना है, बस ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ ना देखो, एक्सेप्ट प्रोमेथियम दीज आर नॉन रेडियोएक्टिव, ऑल द एक्टेनाइड्स आर रेडियोएक्टिव। तो ये सारा पढ़ा रखा है मैंने। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, और so thank you so much my dear student।